हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमारे गैब्रियल पहुँच चुके होते हैं एंजलिनी कंपाउंड में वेनिस इटली के अंदर। डॉक्टर गैब्रियल को लेके जाती है दाडोन के पास और बीच रास्ते में कहती है अभी प्रेस को संभाल रही हैं, शायद आप ऐसे कपड़े पहनना चाहेंगे जिन पर दाग धब्बे आसानी से ना लगे। गैब्रियल बोलता है नहीं, मैं ऐसे ठीक हूँ। डॉक्टर कहती है कि आप पक्का यकीन रखते हैं ये काफ़ी गंदा काम हो सकता है। गैब्रियल धक्के से कमरे में घुस जाता है और बोलता है अंकल, और हमें सामने दिखता है दाडोन जो एक थके हुए चेहरे के साथ और कुछ मेहनत का काम कर रहा होता है और वो कहने लगता है तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, मैं इससे जितना निकाल सकता था बस मैं निकाल चुका हूँ। पीछे मुड़कर गैब्रियल की ओर देखने लगता है और बोलता है मुझे तुम्हारे विशेष टैलेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। गैब्रियल बोलता है थोड़ा घबराया हुआ, पक्का मैं क्या मुझे ये करना होगा? तभी उसके अंकल बोलते हैं मेरे लिए इतना तो करोगे ही। और ये सुनकर तो हमारे गैब्रियल अपनी सूट निकालने लगते हैं और ऊपर से अपनी शर्ट भी निकाल देते हैं और फिर लग जाते हैं उस काम पर। दूसरी ओर उसी काम को पहले उसके अंकल कर रहे होते हैं और वही रस निकालने का काम गैब्रियल सेम करता है और ये अपनी बॉडी को फ्लेक्स कर रहा होता है। और तभी जब काम पूरा हो जाता है सारा रस गैब्रियल के फेस पर आ जाता है और वो ऑयल उसे देखकर तभी उसके अंकल एक स्माइल के साथ बोलते हैं एक्सीलेंट, क्योंकि काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। गैब्रियल अपना वो रस फेस से पोंछने लगता है और दूसरी ओर उसके दाडोन अंकल बोलते हैं यह अब तक का मेरा सबसे बेहतरीन बैच हो सकता है। होने के बाद गैब्रियल अपनी शर्ट पहनने लगता है और थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है मुझे उम्मीद है कि यहाँ बुलाए जाने का यही एकमात्र रीज़न नहीं हो सकता है कि आपने मुझे रिक्वेस्ट की थी। दाडोन एक अजीब सी स्माइल के साथ बोलता है बुलाए जाने की रिक्वेस्ट नहीं, इसे ड्रेसअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अकड़ता हुआ कहता है मैंने सीटी बजाई और तुम यहाँ पर भागी चली आई, यही हमारे रिश्ते की असलियत है, इसके अलावा कुछ और होने का नाटक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। गैब्रियल बोलता है आप अपनी मनोरंजन के लिए सीटी बजाने वालों में से नहीं हैं, ऐसा क्या है जो आप चाहते हैं और मैं लियोन में रहकर नहीं कर सकता। दाडोन अपना गिलास भर लेता है और उसे हाथ में लेकर गैब्रियल की ओर मुड़ता हुआ कहता है यह इस बारे में नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ, यह इस बारे में है कि तुम्हें क्या दे सकता हूँ। और वो ओलियो बोलकर वो जूस पीने लगता है। आगे कहने लगता है ओलियो पहली बार निचोड़ने जैसा आनंद और कहीं नहीं है, और चाहे वो जैतून का तेल हो या जानकारी। गैब्रियल गंभीर होकर कहता है आप आखिरकार किसे निचोड़ रहे हैं, जानकारी के लिए और प्रताड़ित कर रहे थे? डॉन बोलता है तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो और अपना मुंह वाइप कर लेता है। और तभी गैब्रियल बोलता है और उस व्रतवा और लड़की का कत्ल? तभी डॉन बोलता है शांति से ओह हाँ वह भी। गैब्रियल बोलता है तो इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति ने इन दोनों घटनाओं की साजिश रची है। गैब्रियल की ये बात सुनकर डॉन कहता है बहुत अच्छे, हाँ कैसिल को इसके लिए उकसाया गया था। और ये सुनकर गैब्रियल थोड़ा बेसब्र हो जाता है और बोलता है मुझे उसका नाम बताइए। ये सुनकर डॉन उसकी तरफ एक उंगली उठाता है और बोलता है सबसे पहले मुझे तुमसे ये जानकारी चाहिए कि तुम बिना बताए वेरोना गए थे। गैब्रियल ये सुनकर घबराया हुआ और अपना बचाव करता हुआ कहता है हम पास में ही थे। डॉन बोलता है कटाक्ष नैनो से उसे देखता हुआ, मोनाको वहाँ से बिल्कुल भी कोने के पास नहीं है। गैब्रियल घबराता हुआ, मम्मा ने जिद की थी, आप जानते हैं कि वो किस तरह हो जाती हैं। दाडोन बोलता है बहुत ज़्यादा दखल देने वाली, वह आखिरकार चाहती क्या थी? गैब्रियल बोलता है मिकी का हाल चाल लेना, उनका पालन पोषण, पेरेंटिंग स्टाइल जानना चाहती थी। और वो बोलता है थोड़ा ये क्वेश्चनेबल तो लगता है। दाडोन आगे सोचता हुआ कहता है उसे ऐसा लगता है कि वो और बेहतर कर सकती है ना? शायद अब समय आ गया है कि मिचेल को एक सीज़न यहाँ वेनिस में बिताया जाए और ये देख पाएंगे कि उसका खेल टॉप में कैसा दिखता है। गैब्रियल ये सुनकर थोड़ा सा अकड़ जाता है और शॉक में भी होता है और अपना सर हिलाते हुए कहता है आगे वह अभी बहुत छोटा है। दाडोन बोलता है बकवास, उसे अभी से छोटी उम्र में शुरू करना होगा, इससे पहले कि उसके मन में कोई हिचकिचाहट पैदा या कमजोरी पैदा हो जाए। गैब्रियल कटाक्ष नैनो से देखता हुआ कहता है आपका मतलब है कि उसके अंदर कोई इंसानियत पैदा हो जाए? ये सुनकर दाडोन भी उसे घूरता है और ठंडी सी हंसी के साथ बोलता है ये तरीका तुम पर काम कर गया है ना? तभी गैब्रियल उसे घूरता हुआ कहता है मिक्की को पालने की जिम्मेदारी मेरी है और किसी की नहीं, और यही हमारी डील थी। और ये सुनकर तो दाडोन एक अजीब सा क्रिपी सा चेहरा बना लेता है
और बोलता है बस ये याद रखना तुम उसे किस चीज के लिए तैयार कर रहे हो, मतलब पाल रहे हो। यहाँ पर गैब्रियल भी उसको उसी तरह घूर रहा होता है। दोनों का बिल्कुल 36 का आंकड़ा लगता है, जैसे एक दूसरे को कतई पसंद नहीं करते। गैब्रियल टॉपिक चेंज कर देता है और दूसरी ओर देखता हुआ कहता है उसे कैसा पाला गया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कोई उसे वक्त से पहले ही खत्म कर दे मुझे उसका नाम बताइए। द डॉन बोलता है ऑफ कोर्स, आखिरकार तुम इतनी दूर यहाँ तक आए ही हो। गैब्रियल बोलता है ये जानकारी क्या ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है? आपका ये जीनियस लड़का विज किस काम का है अगर वो हमारे कम्युनिकेशन को एनक्रिप्ट ही नहीं कर सकता? ये सुनकर द डॉन अपने बालों को सहलाता हुआ कहता है इसे एक सबक समझो जो तुम्हारे काम आएगा जब तुम एंजेलिनी डॉन बनोगे। डॉन आगे बोलता है जब मेरी ज़रूरतें प्रोडक्ट की क्वालिटी पर निर्भर करती हैं तो लेबल पर लिखी गई किसी भी बात पर मैं यकीन नहीं करता। कुछ चीज़ों की वेरीफाई तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। गैब्रियल बोलता है कंफ्यूज होकर मतलब क्या है आपका? द डॉन बोलता है इसे जला दो क्योंकि ये हमारे राजवंश मतलब हमारी डेस्टिनी और विशेष रूप से तुम्हारे बेटे से संबंधित है। मैं नहीं चाहूँगा कि तुम मेरी बात पर यकीन करो। और वो सामने की तरफ इशारा करता है जहाँ से डॉक्टर किसी को घसीट कर ला रही होती है और वो बोलता है इस गद्दार की आंखों में देखो और खुद पता लगाओ। कैसल उसे देखकर थर थर काँप रहा होता है और उसकी बहुत बुरी हालत होती है, वो बहुत टाइम तक पीटा गया था। कैसल उसे देखकर कहता है कजिन प्लीज। गैब्रियल जो उसे एक माफिया की तरह देख रहा होता है और गैब्रियल को देखकर लगता है कि उस पर भी खून सवार है और पता नहीं यहाँ पर क्या मैटर होता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ घंटों बाद गैब्रियल अकेला बालकनी में खड़ा होता है। विज़र्ड पीछे से आता है गैब्रियल तुम्हारी टिकट बुक हो चुकी है। विज़र्ड आगे कहता है मैंने इसे तुम्हारी डिवाइस पर भेजने की ज़रूरत की है। तभी गैब्रियल उसे घूरता हुआ कहता है अच्छा तुम कितने शानदार हो, ट्रैवल एजेंट हो। ये सुनकर विज़र्ड बोलता है तुम्हारी तरह नहीं, मैं इस सम्मानित संगठन के लिए एक से अधिक स्किल लेकर आता हूँ। गैब्रियल उसे देखता हुआ कहता है घुर्राता हुआ क्या तुम्हें लगता है जब मैं इस फैमिली को कंट्रोल अपने हाथ में ले लूँगा तो तुम्हारे जैसे उपयोगी होना तुम्हें बचा पाएगा? विज़र्ड उसे देखता हुआ कहता है उस समय तक मैं इंडिपेंसिबल जिसके बिना काम ना चल सके वैसा बन चुका हूँगा। ये सुनकर गैब्रियल दूसरी ओर देखने लगता है और अपने हाथ को भींचते हुए कहता है खुद को दिलासा देते रहो। और तभी विज़र्ड बोलता है तुम्हारी एम्प्लॉय के बारे में है, डेविना बोनेटी। और ये सुनकर तो गैब्रियल के कान ही खड़े हो जाते हैं और वो थोड़ा टेंशन में हो जाता है और गैब्रियल उसकी ओर देखता है। विज़र्ड बोलता है किसी ने उसका अतीत मिटाने में उसकी मदद की है, वे लोग माहिर हैं, बेशक मेरे जितने अच्छे नहीं होंगे। लेकिन गैब्रियल उसकी बात काटते हुए कहता है तो क्या तुम्हें कुछ मिला? विज़र्ड हैरान होकर कहता है अभी तक तो नहीं। लेकिन तभी गैब्रियल कहता है तो फिर तुम्हारी स्किल्स उतने काम की नहीं है जितना तुम सोचते हो। विज़र्ड बोलता है अगर तुम उसे छिपाने में मदद कर रहे हो तो। और ये सुनकर तो हमारा गैब्रियल दूसरी ओर से उसकी तरफ एकदम मुड़ जाता है और गुस्से वाले मोड में आ जाता है और उसे हवा में उठा लेता है और बोलता है एक मर्डरर की तरह जैसे वो उसे अभी मार देगा। उसने किससे पंगा ले लिया है और उसे कहता है खतरनाक लहजे में अगर कुछ भी सस्पिशियस मिले तो मुझे ज़रूर बताना, लेकिन मेरा समय बर्बाद मत करना। और वो उसे छोड़ देता है। विज़र्ड मन में सोचता है ये सच है, गैब्रियल अपने बेटे की देखभाल के लिए किसी को यूं ही नहीं रखेगा। और वो आगे सोचता है लेकिन जितना मैं इसे जानता हूँ वो कुछ छुपा रहा है, शायद वो जानता है कि वो लड़की क्या छुपा रही है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब देखते हैं विज आगे क्या करने वाला है। सो गाइस ये एपिसोड अच्छा लगे तो बहुत सारा प्यार देना एंड अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एंड बाय।